हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। करती हूँ। हम लोग बीएम का 3rd चैप्टर कर रहे थे, प्रबंध की तकनीक और सिद्धांत, जिसमें हमने सिद्धांत कर लिए थे। तकनीकों में हम देख रहे थे कि कितने प्रकार की 10 प्रकार की तकनीकें होती हैं, जिनमें उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, अपवाद, व्यू रचनात्मक, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी प्रबंध, सूचना प्रणाली परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, इसके अतिरिक्त परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण और प्रायोगिक दृष्टिकोण, जिनमें हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध कर लिया था। अब हम करेंगे अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध जानने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे अपवाद क्या होता है। अपवाद वो परिस्थितियां होती हैं जो अनपेक्षित होती हैं, अर्थात ये संयोगवश उत्पन्न हो गई हैं या परिस्थितियां बदल गई हैं जिनकी अपेक्षा नहीं की गई थी या जिनका कोई संभावना हमने देखी नहीं थी। ये संभावनाएं अकस्मात ही पैदा होती है, तो उसे हम बोलते हैं अपवाद। तो अपवाद द्वारा प्रबंध यह प्रणाली आवश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सृजनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। यानी कि ये कहता है कि आप छोटी छोटी फालतू बातें जो निरंतर या कंटिन्यू चलती रहती हैं उसे हटा दो, उसे अवॉइड करो, बल्कि इसकी बजाय महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक कहती है कि उन समस्त कार्यों या मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो कि नियमित रूप से निर्धारित परिणामों को उपलब्ध करवा रही हैं। वे कार्य तो अधीनस्थ प्रबंधक द्वारा कर दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों या मामलों पर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं, यानी समस्याओं पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ना कि वो कार्य जो निरंतर प्रगतिशील हैं या वो समस्याएं जो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनको तो जो मध्यस्थ या निम्न प्रबंधक हैं वो कर सकते हैं, वो निपटा सकते हैं, लेकिन वो समस्या जिनके लिए आवश्यक निर्णय लेने पड़ते हैं या जिनके लिए परिवर्तन करना पड़ता है आवश्यक, और चूंकि इसका अधिकार उच्च प्रबंधक को है तो उन्हीं पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसे विस्तृत रूप में समझाते हुए लेस्टर आर बिटेल ने भी यही कहा है कि पहचान व संचार की वह प्रणाली जो प्रबंधक को उस समय संकेत देती है जबकि उसका ध्यान आकर्षण जरूरी हो, इसके विपरीत यह प्रणाली उस समय तक शांत रहेगी जब तक प्रबंधक का ध्यान आकर्षण करना जरूरी नहीं है। यानी नियमित काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो प्रबंधक को बार बार में उन बातों पर ध्यान आकर्षित करवाने की जरूरत नहीं है। या छोटी मोटी समस्या आ रही है जो सुलझाई जा सकती है या जिसका निपटारा किया जा सकता है, उसके लिए उच्च प्रबंधक को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो समस्याएं जो अपवाद स्वरूप आ गई हैं या बहुत जटिल हैं या जिनके लिए आवश्यक निर्णय लेने पड़ेंगे या जिनमें परिवर्तन आवश्यक है, तो वहां पे उनका ध्यान आकर्षण करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंधकीय प्रक्रिया को सरल बनाना होता है ताकि समस्या क्षेत्र पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जा सके। उन व्यक्तियों या मामलों पर उच्च अधिकारियों को समय व्यय नहीं करना चाहिए जिन पर अधीनस्थ भली प्रकार से ध्यान दे सकते हैं, यानी कर्मचारियों पर या अन्य कोई ऐसे अधीनस्थ आते हैं या ग्राहक आते हैं या संपर्ककर्ता आते हैं जिनसे ये मध्यस्थ प्रबंधक संपर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए उच्च प्रबंधक को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार प्रबंध विद्वान स्टार ने भी कहा है कि जब कार्यक्रम सही चल रहा होता है तो वहां प्रबंधक कार्य नहीं करता। जब अपवाद, समस्या, अवरोध या महत्वपूर्णता इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तब प्रबंधक की आवश्यकता होती है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस कार्य या प्रक्रिया को ही अपवाद द्वारा प्रबंध कहते हैं। यानी कोई समस्या उत्पन्न होने पर जब हम प्रबंध की क्रियाएं करते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय इत्यादि सभी क्रियाएं की जाती हैं, तो इसे बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध। और इसका मुख्य आधार होता है वो अपवाद, यानी कि वो समस्या जो उत्पन्न हुई है जिसके लिए हमें प्रबंधक को बुलाना पड़ा। जब तक समस्या उत्पन्न नहीं हो रही थी नियोजित तरीके से, यानी जो योजना बनाई थी उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा था, तब तक में हमें उच्च प्रबंधक की जरूरत नहीं थी। जो अधिकारी नियुक्त किया गया है वो अपने अधिकारों के दायित्व के क्षेत्र में वो कार्य कर रहा था और उनका संचालन कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था। लेकिन जब स्थितियां बदल गई, कोई समस्या उत्पन्न हो गई,
नियंत्रण से बाहर हो गई या अब निर्णय लेना आवश्यक हो गया है, तब उन परिस्थितियों में उच्च प्रबंधक को बुलाना पड़ता है। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जो प्रबंधकों को उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है जो कि उन्हें उनकी सृजनात्मक योग्यता की प्रस्तुति की अनुमति देते हैं। इस प्रकार यह केवल नियंत्रण की ही तकनीक नहीं है, अपितु अवसरों की खोज की भी विधि है। यानी जब भी समस्या उत्पन्न होती है या जब भी कोई अवसर उत्पन्न होता है, उस समय हम जो नवाचार करते हैं, ये उसी से संबंधित है। यानी ऐसी परिस्थितियां जो वर्तमान परिस्थिति से अलग हैं, यानी जो अपेक्षित है लेकिन वर्तमान में उपस्थित नहीं है, जिनकी संभावना हो सकती है, उन परिस्थितियों में उच्च प्रबंधक कार्य करता है और इसी को बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध। जैसे विभिन्न होटल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वो पहले से ही कार्य कर रहे थे, वो निरंतर वैसा ही कार्य कर रहे हैं, वैसी ही सर्विस उनकी चल रही है, लेकिन उन्होंने इससे अलग अवसरों की खोज के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है, जिसमें वो घर घर अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वो अवसर देखकर उसके लिए कार्य कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं और नियंत्रण संबंधी सभी कार्य कर रहे हैं। तो ये कहलाता है अपवाद द्वारा प्रबंध। यानी जो पहले से जो निर्धारित था, जैसे कि भाई एक शॉप खोलते हैं या एक होटल खोलते हैं तो एक निश्चित स्थान होता है, वहां पर ग्राहक स्वयं आता है। हमने इससे अलग अवसर खोजा है, तो इसके लिए अब उच्च प्रबंधक कार्य करेगा। इसके लिए वो कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे जो उस होटल में वेटर था या जो खाना बना रहा था या जो वहाँ का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभाल रहा था, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वो कार्य उसका नहीं होगा। ये काम उच्च प्रबंधक करेगा कि अपनी सेवाओं को और किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इसको बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध, क्योंकि ये एकदम हटके हो गया अलग। घर घर सेवा पहुंचाना, घर घर खाना पहुंचाना, ऑनलाइन सर्विस देना, ये एकदम अलग हो गया। ये तो होटल वालों का काम नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, तो इसको बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध। अब आता है अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तकनीक का श्रेय किसको जाता है। इस तकनीक का श्रेय जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या जिसको जनक कहा जाता है, FW टेलर को। इसके अलावा अन्य भी कई विद्वान थे जिन्होंने इस तकनीक का पूर्ण समर्थन किया था, जिन्होंने कहा था कि जो अति प्रबंधन की रोकथाम के लिए अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक बेहतर होती है, क्योंकि एक प्रबंधन में बहुत सारी जटिलताएं आती है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे में एक प्रबंधक, जो उच्च प्रबंधक है, यदि वही सब कार्यों को देखने लग जाएगा तो उसके ऊपर कितना सारा बर्डन आ जाएगा, कितने सारे काम उसको करने पड़ जाएंगे। हर छोटी से छोटी बात के लिए हम उच्च प्रबंधक तक जाएंगे तो उसका कार्यभार तो यूं ही बढ़ जाएगा और पूरा दिन तो उसका यूं ही निकल जाएगा छोटी छोटी समस्याओं को निपटाने के लिए। तो इसलिए इस प्रबंध की तकनीक का उन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या जो नियमित दैनिक कार्य हैं, वो जो निम्न स्तर के प्रबंधक हैं या जो अधीनस्थ हैं या वो अधिकारी जिन्हें उस काम के लिए नियुक्त किया गया है, वो संभाल लेते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियां आती है या अन्य कोई अवसर होता है, उस पर उच्च प्रबंधक ध्यान दे सकता है। वो अब जो छोटी छोटी चीजों में समय व्यर्थ कर रहा था, उसकी बजाय वो अवसरों की खोज में ध्यान दे रहा है। जैसे कि मैंने ऑनलाइन सर्विस का उदाहरण दिया, उनको टाइम मिला इन कामों के लिए तभी तो उन्होंने ये करा, वरना अगर वो दिन प्रतिदिन की समस्याओं में उलझे रहते तो फिर वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की नई तकनीकों पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए इस तकनीक का समर्थन किया गया। तो अब देखते हैं हम प्रबंध के अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व। सबसे पहला तो यही है कि प्रबंधकों का जो व्यक्तिगत समय होता है उसकी बचत हो जाती है, क्योंकि अब वो छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका समय बच रहा है। उसके बाद में जो भी उसका समय बच रहा है, वो अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय और स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। यानी जो भी अब उसके प्रयास हैं या जो भी गतिविधियां हैं, वो उन जगहों पर लगेंगी जहां पर उनकी आवश्यकता है। जटिल समस्याओं और मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते। अब चूंकि उनका समय बच रहा है, तो वो पूरा ध्यान अपनी उन समस्याओं पर देते हैं जो अपवाद द्वारा या जो अवांछित होती हैं, या फिर ऐसी समस्या जिनका सुलटारा अधीनस्थों के क्षेत्र में नहीं आता या उनसे नहीं होगा, जिसमें नियंत्रण उनके हाथ में है, निर्णय लेना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, या अन्य कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इस पर वो अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। अब अगला आता है प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब हमने अपने अधीनस्थ अधिकारियां कई नियुक्त करे हैं, कई प्रबंधक नियुक्त करे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इससे प्रबंधकीय क्षेत्र बढ़ गया। निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है। उपलब्ध समग्र इतिहास प्रवृत्तियों की जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव हो पाता है। चूंकि अब उनके पास समय बचा है, तो वो अब अपने प्रबंधन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए जितने भी हमारे पास अभिलेख संरक्षित हैं, जितने भी जो भी डाटा हमने संग्रहित किया है, उन पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है, जिनका हम प्रबंधन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना प्रबंधक के पास इतना टाइम नहीं बचता है कि वो हर नोटिस को या हर अभिलेख को या जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिजर्व करे गए हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दे सके। तो अब समय बच रहा है, अब हम उन पर पूरा ध्यान दे सकते हैं।
इसके अलावा अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है। संकटों एवं कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है और अवसरों एवं कठिनाइयों के प्रति प्रबंध को सावधान किया जा सकता है। यानी कि अब हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों की खोज पर अपना ध्यान दे रहे हैं। जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या जो बदलाव परिस्थितियों में हो सकते हैं, सरकारी नीतियों में हो सकते हैं, हम उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो ये सब कार्य उच्च प्रबंधक के आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक मापदंड होते हैं, क्योंकि अपवाद का अर्थ ही है समस्या, यानी कि समस्या के निदान में कौन व्यक्ति किस तरीके की भूमिका निभा रहा है, किस तरीके का उसका दृष्टिकोण है, किस तरीके से उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। तो ये एक मापदंड बन जाता है। अनुभव रहित एवं कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्यों को संपन्न करना आसान हो जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। और ये सब कार्य क्यों संभव हो रहे हैं? क्योंकि अब समय की बचत हो रही है, तो प्रबंधक उन जटिल समस्या या उन जटिल कार्यों पर पूरा ध्यान देगा जो महत्वपूर्ण है, जिन पर उनका कार्य या उनका नियंत्रण है, और जो आदेश, अब जैसे आदेश निर्देश है वो प्रेषित होने आवश्यक है। प्रबंधकों तक भी समस्याएं जानी जरूरी हैं और नीचे तक आदेश जाने जरूरी हैं, तो वो प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि इस तरीके की कोई भी बाधक तत्व उत्पन्न ना हो रहे हों जिससे संचार बाधक बन रहा हो। अब आते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमा या दोष पर। सबसे पहला दोष तो यही है कि ये संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है, यानी उनके पर्सनल दृष्टिकोण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाती है, क्योंकि अब जो ध्यान केंद्रित हो रहा है वो उच्च प्रबंधक पर हो रहा है। यहाँ पर जो निर्णय महत्वपूर्ण है वो उच्च प्रबंधक का है। ये उच्च प्रबंधकों पर आधारित तकनीक है, ये उनके निर्णयों पर आधारित तकनीक है, उन पर बेस बनता है। तो इससे व्यक्तिगत विचारधाराएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। विभिन्न संगठनों में अलग अलग दृष्टिकोण उत्पन्न होने लग जाते हैं, हस्तक्षेप बढ़ने लग जाता है, कई बार मतभेद होने लग जाते हैं आपस में, क्योंकि आपसी जब सामंजस्य नहीं होता तो उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो ऐसे में वो एक दूसरे के विद्रोही भी हो जाते हैं कई बार। अब अगली है, यह प्राय अविश्वसनीय समंकों पर आधारित है। चूंकि ये अपवाद पर आधारित है, ये समस्या अपवाद है, संभावित है, वर्तमान में उपस्थित नहीं है, ये हो सकती है, ये हमारा अनुमान है, ये कल्पना है, तो ऐसे में हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये कोई विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय तो वो होता है जो निर्धारित होता है, हाँ भाई होगा ही होगा, लेकिन ये तो अपवाद है, ये तो हमने सिर्फ सोचा है, और सोच जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप ले ही ले। अब चूंकि ये कल्पना पर आधारित है, ये सोच पर आधारित है, दृष्टिकोण पर आधारित है, तो ये एक व्यापक अवलोकन और रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखती है, जो कि संभव नहीं होती है। हम विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन इतना गहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान परिस्थितियों पर भी ध्यान देना है। प्रबंधक का यही काम नहीं है कि वो भविष्य से संबंधित समस्याओं का निपटारा करता रहे, वर्तमान परिस्थितियों पर भी उसको अपना नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा अवलोकन या रिपोर्टिंग उनकी नहीं हो पाती। कई बार समंक या डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है, जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो फिर संभावित समस्या का अनुमान कर पाना, उसके होने ना होने का अनुमान कर पाना मुश्किल हो जाता है। भाई हम विशेष प्रकृति के किसी व्यवसाय के लिए कोई समस्या देख रहे हैं, या हमें लगता है कि कहीं ये समस्या उत्पन्न हुई है, किसी राज्य में हुई, किसी देश में हुई, तो अब हम उससे अपने आप को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारी परिस्थितियों में होगी या नहीं, इसके लिए हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, उतने आंकड़े उपलब्ध नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, और इतनी जांच पड़ताल का समय नहीं मिल पाता है एक प्रबंधक को, तो इसलिए ये तकनीक की सीमा रह जाती है। अब इसके बाद में आता है, ये कागजी कार्यवाहियों को ज्यादा बढ़ा देता है। ये व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती है, जबकि ऐसी स्थिरता देखने में नहीं आती, तथा यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में यह सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है मानकर चलती है। इससे प्रबंधक को झूठी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यानी वो समस्या आई नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आएगी भी नहीं। बेहतर प्रबंधन कहता है कि आप मैनेजमेंट इस प्रकार करके चलो, यदि आपको अनुमान लग चुका है कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं या कहीं पर आपने उत्पन्न होती देखी हैं, तो आप उसके लिए पूर्व नियोजन करके चलो। पूर्व प्रबंधन, पूर्व सुरक्षात्मक उपाय आप पहले से ही नियोजित करके रखो, ताकि यदि समस्या आ जाती है तो आपको उसके लिए फिर से पुनः प्रयास ना करना पड़े। लेकिन यदि आप यह मानकर चल रहे हो कि ये समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई है, इसका मतलब मेरा प्रबंधन या मेरा मैनेजमेंट बेस्ट है, मेरी टेक्निक बेस्ट है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये तब तक ही है जब तक में वो समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, तब तक मैं आप ये मानकर चल रहे हो कि आपने जो किया है वो काम ठीक है,
तो इस तरीके से ये एक गलत दृष्टिकोण प्रबंधक को दे देती है, जिससे वो निश्चिंत हो जाता है और जब समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए उसको सुलझाने में बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके से उनको डीमोटिवेट करने का एक तरीका है, ये उनके लिए गलत अवधारणा है, उनकी अपने प्रबंध के प्रति गलत अवधारणा है, जो उनको भविष्य में एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए अपवाद द्वारा प्रबंध की टेक्निक को मानकर नहीं चल सकते। यदि आपने ये सोच लिया है कि मैंने समस्याओं का निपटारा कर लिया है, तो समस्या का निपटारा या समस्या के लिए उपाय करना समस्या के होने ना होने पर आधारित है, तो ये इसकी सीमा या दोष है। यानी समस्या उत्पन्न होगी या नहीं, हम ये भी तय नहीं कर सकते। कई बार हम निश्चिंत हो जाते हैं कि ये समस्या उत्पन्न हुई नहीं है, तो हमने उसके लिए उपाय खोजे ही नहीं। तो फिर यहाँ पे प्रबंध द्वारा तकनीक निष्फल हो गई, यानी हमने समस्या तो अनुमानित कर ली, लेकिन हमने उपाय नहीं करे, तो यहाँ पे हमारा प्रबंधन निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील तो है, लेकिन ये कब परिवर्तित हो, किस परिस्थिति में किस प्रकार किसी का दृष्टिकोण होगा, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऐसे में अपवाद की यह तकनीक यहाँ पर फेल हो जाती है। यानी हम ये सोचे कि कब कर्मचारी विद्रोह करेंगे, कब नहीं कर सकते, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक किसी काम नहीं आती है। ये तकनीक तो केवल जैसे कि वातावरण से संबंधित हुआ, परिस्थितियों से संबंधित हुआ, भौतिक परिवर्तनों से संबंधित हुआ या सरकारी नीतियों से संबंधित हुआ, उनमें कई बार सेट हो जाती है, लेकिन हम मानवीय व्यवहार में इसको सेट करके नहीं चल सकते। हम मानवीय व्यवहार की पहले से ही कोई भी अनुमानित नहीं करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपवाद द्वारा प्रबंध के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मोस्टली बड़े वाला क्वेश्चन बनता है, तो अपवाद द्वारा प्रबंध पर पूरा ध्यान देना, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा।